भूसनती जियोसिंक्लाइन जल के गतिशील क्षेत्र हैं जो लंबे संकीर्ण तथा छिछले क्षेत्र होते हैं और इनमें तलछटीकरण की क्रिया लंबे समय तक होती रहती है। तलछटीकरण से तात्पर्य अवसादों का लगातार इसमें जमा होते रहना और अवसादों का बाहर बढ़ने से इनमें नीचे बैठते रहना। तलछटीकरण के कारण भूसनती की तली में क्रमिक दबाव की क्रिया होती है और भूसनती वलित पर्वतों के विकास के लिए इस प्रकार अनुकूल स्थान प्रदान करते हैं। उपरोक्तार्थ जो उपरोक्त वक्तव्य है वो नवीन मोड़दार पर्वतों के अध्ययन के आधार पर व्यक्त किए गए। जैसे सभी मोड़दार पर्वत मूल रूप से परतदार चट्टानों से निर्मित हैं। इन परतदार चट्टानों में सामुद्रिक निक्षेप मिलते हैं। नवीन मोड़दार पर्वत हजारों किलोमीटर लंबे और जैसे रॉकी, एंडीज, हिमालय इत्यादि, और इनकी चौड़ाई कम मिलती है अर्थात चौड़ाई में संकीर्ण है। इनकी जो चट्टानें मिलती हैं उनमें सामुद्रिक जीव तथा वनस्पतियों के जीवाश्म मिलते हैं जो विशेष रूप से छिछले जल में निवास करते थे। मोड़दार पर्वतों के क्षेत्र में परतदारी चट्टानों की मोटाई हजारों मीटर मापी गई है। भूसनती में कई जगह आग्नेय क्रियाएं विशेष रूप से आग्नेय अंतर्वेदन भी सक्रिय रहा है, क्योंकि मोड़दार पर्वतों के क्षेत्र में आग्नेय अंतर्वेदन के प्रमाण मिलते हैं। जैसे महान हिमालय का गर्भ ग्रेनाइट तथा निच से निर्मित है। भूसनती के संदर्भ में सर्वप्रथम पहला विचार 1859 में जे हॉल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने अपना विचार अपलेशियन उच्चभूमि के अध्ययन के आधार पर प्रस्तुत किया। जे हॉल ने 1859 में अपलेशियन के अध्ययन के आधार पर बताया कि इनका निर्माण एक धंसती हुई द्रोणी में हुआ होगा जिसकी तली में तलछटीकरण के कारण क्रमिक दबाव की क्रिया हुई होगी। अर्थात उन्होंने बताया कि जो अपलेशियन पर्वत है उनका निर्माण एक ऐसी द्रोणी से हुआ है जो धस रही थी और उसकी तली में तलछटीकरण की क्रिया के कारण क्रमिक दबाव हुआ और उससे अपलेशियन का निर्माण हुआ। उसके उपरांत जेडी डाना ने 1873 में जियोसिंक्लाइन ट्रफ शब्द का पहली बार प्रयोग किया और आगे चलकर यही शब्द जियोसिंक्लाइन अर्थात भूसनती कहलाने लगा। 1900 में ई होग ने अल्पाइन पर्वतक्रम अल्पाइन पर्वतक्रम से तात्पर्य ऐसे पर्वत जिनकी उत्पत्ति में मेसोजोइक काल के अंत से टर्सरी काल के मध्य हुई उनको अल्पाइन पर्वतक्रम कहते हैं। फाउंडर ऑफ जियोसिंक्लाइन कॉन्सेप्ट ई हॉग को कहा जाता है। ई होग ने पहली बार बताया कि भूसनती लंबे संकीर्ण तथा छिछले क्षेत्र होते हैं तथा इनकी उपस्थिति से महाद्वीपों के मध्य में होती है जैसे टेथिस सागर। इसके उपरांत 1923 में कोबर जो जर्मन विद्वान थे उन्होंने जियोसिंक्लाइन ओरेगन थ्योरी दी और जियोसिंक्लाइन के लिए ओरेगन शब्द अर्थात का प्रयोग किया। ओरेगन से तात्पर्य होता है पर्वत निर्माण का स्थल। कोबर ने लिखा कि भूसनती लंबे, छिछले तथा विस्तृत होते हैं एवं इनकी उपस्थिति दो विशाल स्थलखंडों के मध्य होती है। बाद के अध्ययन प्रमाणित करते हैं कि भूसनती विस्तृत नहीं बल्कि संकीर्ण होती है। इसके उपरांत एच स्टाइल ने 1935 से 1950 में भूसनती के संदर्भ में गहन अध्ययन किया और बताया कि भूसनती दो प्रकार की द्रोणी से बने होते हैं, मायोजियोसिंक्लाइन और यूजियोसिंक्लाइन। यूजियोसिंक्लाइन अर्थात मुख्य भूसनती स्थलखंड से दूर होता है और इसमें रेत, सिल्ट और चिक्का की प्रधानता होती है। इसमें ज्वालामुखी क्रियाएं रुक रुक कर होती है। गौण भूसनती अर्थात मायोजियोसिंक्लाइन स्थलखंड के समीप होता है। इसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर तथा सेल की पतली परत मिलती है और इसमें ज्वालामुखी क्रियाएं अनुपस्थित होती हैं। दोनों भूसनतियाँ एक दूसरे के साथ समानांतर होती है तथा एक भू अपनति द्वारा एक दूसरे से अलग होती है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार
प्लेट विवर्तनिकी के प्रतिपादन से भूसन्नति की संकल्पना में व्यापक परिवर्तन आए। प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार भूसन्नतियाँ सामान्यतः महाद्वीपों के सीमांत भागों में अवस्थित होते हैं, यद्यपि कुछ अपवाद भी हैं। तलछटीकरण द्रोणी, खाई, मगनतट अथवा महादेशीय ढाल में हो सकता है। प्लेट टेक्टोनिक प्लेटों की गतिशीलता को दो वर्गों में रखता है, जियोसिंक्लाइन ऑफ एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स और जियोसिंक्लाइन ऑफ पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। सक्रिय महाद्वीपीय किनारों से संबंधित भूसन्नति प्लेटों के अभिसरण से संबंधित महाद्वीपीय क्रियाओं में की विशेषताओं के आधार पर इसके संबंधित भूसन्नति के 3 रूप पहचाने गए हैं, जो हैं एंडीज टाइप जियोसिंक्लाइन। ऐसी भूसन्नति खाई के समीप होती है, खाई में तलछटीकरण होता रहता है, और ऐसी भूसन्नति में अवसादीकरण खाई के समीप के संकीर्ण तथा लंबाकार जल क्षेत्र में होता है। दक्षिणी अमेरिका में पश्चिमी किनारे के सारे इस प्रकार की भूसन्नति विकसित हुई है। एंडीज पर्वतों के सारे प्रशांत महासागर की ओर इस प्रकार की भूसन्नति के उदाहरण मिले थे। इनलैंड आर्क टाइप जियोसिंक्लाइन। ऐसी भूसन्नति जो महाद्वीपीय किनारों तथा द्वीपीय चापों के मध्य अवस्थित पृष्ठभाग में, जैसे बैक सी बैकवाटर जोन में अवस्थित होती है, जैसे जापान सागर द्वीपीय चाप तुल्य भूसन्नति कहलाता है। द्वीपीय चाप का उत्तर डाल सागर की ओर होता है। तीसरी मेडिटेरियन टाइप जियोसिंक्लाइन। इनकी उपस्थिति 2 महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य होती है तथा इनका विकास प्लेटों के अभिसरण के मंडल के सारे होता है। जैसे भूमध्य सागर को प्राचीन 33 भूसन्नति का अवशिष्ट भाग माना जाता है, जहाँ यूरेशियन तथा अफ्रीकन प्लेट के अभिसरण की दशाएँ मिलती हैं। इसके बाद में असक्रिय महाद्वीपीय किनारों से संबंधित भूसन्नति। इस प्रकार की भूसन्नति महाद्वीपों के खिसकते किनारों के सारे विकसित होती है, जैसे यूएसए का पूर्वी किनारा तथा मेक्सिको की खाड़ी के तटीय क्षेत्र। इन प्रदेशों में अवसादों की मोटाई हजारों मीटर मिलती है तथा अवसादीकरण मगन तट अथवा महादेशीय ढाल के सहारे संपन्न होता है। मेक्सिको के खाड़ी में अवसादों की मोटाई 12,000 मीटर तक मापी गई है। लाइफ ऑफ जियोसिंक्लाइन को 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले फेज ऑफ लिथोजेनेसिस। फेज ऑफ लिथोजेनेसिस में सबसे पहले भूसन्नति का निर्माण होता है, फिर उसमें अवसादीकरण की क्रिया होती है और भूसन्नति के नितल में कर्मिक दशा होता है। ये इस लाइफ ऑफ लिथोजेनेसिस की 3 मुख्य क्रियाएं हैं। इसके उपरांत पीरियड ऑफ ओलोजेनेसिस। कोबर ने पर्वत निर्माण की अवस्थाओं की 2 दशाओं का वर्णन किया। अगर संपीड़नात्मक शक्ति कम शक्तिशाली होती है तो सिर्फ किनारे के भाग मुड़कर वलन के रूप में बदलते हैं तथा बीच का भाग वलन से प्रभावित होगा। किनारे पर विकसित प्रमुख को कोबर ने रेंटकेटन तथा बीच के भाग को, जो वलन से प्रभावित है, मीडियन मास का। यदि संपीड़न की गति बहुत अधिक तीव्र होती है तो भूसन्नति के संपूर्ण तलछट का वलन से प्रभावित होता है। जटिल पर्वतीय श्रेणियों का विकास होता है, जिसे कोबर ने नॉर्वे कहा। ऐसे क्षेत्रों में मीडियन मास अनुपस्थित होता है, जैसे एंडीज में कई क्षेत्रों में जटिल वलन की क्रिया हुई है। और तीसरा पीरियड ऑफ ग्लिप्टोजेनेसिस, पर्वतों के उत्थान की अवस्था। अवसादीकरण पर्वतों के निर्माण के कारण बंद हो जाता है। अवसादीकरण के समय जो पदार्थ कर्मिक दशाओं के कारण नीचे चले गए थे, रूपांतरित हो गए थे, ऊपर से पड़ने वाले दबाव के कम होने के कारण रूपांतरित चट्टानें ऊपर की ओर गतिशील होती है तथा समस्थैतिक सामंजस्य को स्थापित करने के लिए मोड़दार पर्वतक्रम में उत्थान की क्रिया होती है, जो भूसन्नति के जीवन चक्र का अंतिम अवस्था है। वेस्ट ने लिखा है कि हिमालय में पर्वत निर्माणकारी हलचल आज भी जारी है। इस प्रकार अंततः कहा जा सकता है कि भूसन्नतियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। धन्यवाद।